हे गाइस, वेलकम टू मिशन यूपीएससी सीएससी चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको मैंने कल बोला था कि 4 अक्टूबर 2020 को जो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 एग्जाम हुआ है उसका कंप्लीट पेपर डिस्कशन है जो कि हम लोग करने वाले हैं। और मैंने आपको बोला था कि मैं डेली दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा और डिटेल के अंदर करवाऊंगा और हर एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कहाँ से लिया है यूपीएससी ने। यानी कि दोस्तों जरूरी ये होता है कि जब हम लोग किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर को करते हैं यूपीएससी के, तो हमें ये समझना जरूरी होता है कि क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उम्मीद करता हूं कि आपने कल का वीडियो देखा होगा। कल मैंने आपको दोस्तों पार्ट वन करवाया था और पार्ट वन के अंदर मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, उनके आंसर निकाले गए। ओके, कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको सुबह 8 बजे वाले करंट अफेयर में भी बताए थे, उसमें से भी सवाल बन के आए हैं। और साथ में कहां से सोर्स जो है ना वो कौन सा लिया गया है, कहां से कौन सा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। तो ये मैंने कल आपको डिटेल में जो है वो समझाया था। उम्मीद करता हूँ कल वाला आपने देखा होगा। वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, कल कल रात को 8 बजे बनाया था। आज मैं आपको इसका सेकंड पार्ट है जो कि करवाने वाला हूँ। वापस से हम लोग दोस्तों 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पेपर में आए वो कवर करेंगे। इसी तरीके से 4-5 वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल के अंदर, समझ गए, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है इसको मैं कवर करवा दूंगा, प्रीलिम्स का पेपर को। ठीक है गाइज, चलिए। तो यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर नेशनल मूवमेंट से 19 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से 19, पॉलिटी गवर्नेंस 17, इन्वायरमेंट इकोलॉजी 14, साइंस एंड टेक 13, एग्रीकल्चर 7, ज्योग्राफी 6, आईआर एंड डिफेंस 3 और गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो 2 क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिले हैं। ठीक है गाइज, 20 क्वेश्चन के आसपास है जो कि करंट अफेयर के डायरेक्टली कोरिलेट होके जो है वो सब्जेक्ट में से आए थे। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइज ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सकें। साथ में गाइज अगर आपको प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की कंप्लीट तैयारी करनी है, अगर आपको 2021 के यूपीएससी की, तो अनअकैडमी के ऊपर आप प्लस कोर्स ले सकते हैं जहां पे आपको रेफरल कोड लगाना पड़ेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 10, या फिर आप भुवनेश 10 भी लिख सकते हैं। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और सारे के सारे प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज और साथ में मेरा भी दोस्तों 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चल रहा है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात। 3-4 दिन बाद में दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नवंबर का करंट अफेयर, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको करके। ठीक है, तो अगर आप सच में सीरियस है, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों ज्वाइन करेगा। चलिए गाइस, तो हम लोग 15वें क्वेश्चन के ऊपर थे, तो मैं आपको 15 क्वेश्चन के आगे ले चलता हूँ। हमने कहाँ तक कवर किया था एक बार मुझे बता दीजिए, कौन सा क्वेश्चन था हमारा लास्ट टाइम वाला। मेरे ख्याल से 14th क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था। जीरो टिलेज के बारे में हमने बात कर ली थी जो कि मैंने आपको बताया था, है ना। जीरो टिलेज के बारे में हमने बात करी थी। स्टबल बर्निंग से बचने के लिए काम में लिया जाता है और ऊपर ऊपर से कटाई करी जाती है, जाकि क्या होता है कि आपको बार बार जो है ना वो नीचे वाली सॉइल को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 14वां क्वेश्चन भी मैंने बता दिया था, 15वां भी बता दिया था मैंने। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है गाइज, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। आपको दालों की प्रोडक्शन के बारे में बताना था, कौन सा स्टेटमेंट सही है। दाल, दालों के संदर्भ में, उत्पादन के संदर्भ में उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है। सही बात है क्या। जो ब्लैक ग्राम है, उड़द होते हैं, उनकी खेती रबी और खरीफ दोनों में होती है क्या। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। कुल दाल उत्पादक का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। ऐसा पॉसिबल है क्या यार। है, आपको ऐसा लगता है कि जितना भी हमारे यहाँ पे दालें उगाई जाती है उसका 50% मूंग की दाल होती है। क्या आपको ऐसा लगता है। मुझे तो नहीं लगता, तो इसको गलत कर देते हैं अपन। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। क्या ऐसा हुआ है क्या कि खरीफ की बढ़ी है रबी की घटी है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सेकंड थर्ड गलत होंगे और ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। यानी कि जो उड़द की खेती है ये रबी और खरीफ दोनों में की जा सकती है। ये बात मुझे कई हद तक सही लगती है। आप लोग भी मेरे से सहमत हो तो मुझे यस करके बताइए। अब थोड़ा उड़द के बारे में जान लेते हैं। कुल मिला के जो ये क्वेश्चन बनाए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की जो अपनी वेबसाइट है ना, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है
वहां से दोस्तों उड़द बीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी गई थी, जहां पे बोला था कि उड़द के प्रोडक्शन को हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बढ़ाएंगे। तो उस टाइम पे दोस्तों वहीं से एक क्वेश्चन है जो कि उठाया गया है। समझ रहे हो, mkisan.government.in जो है, एम किसान पोर्टल है, फार्मर पोर्टल है, समझ रहे हो, वहां पर भी इसके बारे में जिक्र है जो कि कर रखा है। तो आपको मालूम है दोस्तों उड़द जो है ना, विग्नो मूंगो है जो कि इसको कहते हैं, मंगो कहते हैं, बॉटनिकल नेम है इसका। और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों पल्स क्रॉप है जो कि हमारे पूरे देश में इसको उगाया जाता है। समझ गए मेरी बात। और बहुत फोडर के तौर पे भी इसको काम में लेते हैं। कई सारे एनिमल जो है ना उनके फोडर के तौर पे भी इसको काम में लिया जाता है। ठीक है गाइज। और हमारे बॉडी के अंदर भी बैलेंस डाइट के लिए भी, हमारे न्यूट्रिशन के लिए भी उड़द के दाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उड़द के दाल के लड्डू बनते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ही न्यूट्रिशन होता है। देखिए 24% प्रोटीन है, मतलब यार फैट देखिए कितना कम है, मिनरल अच्छे खासे है, कार्बो अच्छा खासा है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, कैलोरिफिक वैल्यू, मतलब अगर आपको सच में न्यूट्रिशन चाहिए सस्ते में, तो उड़द और मूंग ये दोनों दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, खरीफ के टाइम पे भी इसको उगाया जाता है और रबी के टाइम पे भी उगाया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपका नंबर 1 जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, जो कि प्रूव होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन कौन सी दालों का प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 15, 16, 16, 17 और 17, 18, 3 साल की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दोस्तों आप देखिए जो ग्राम है ना उसका 44% है, मूंग का मात्र दोस्तों 8%। उड़द देखोगे अगर आप तो 14% है। तो जो 50% वाली जो बात होती है वो गलत प्रूव हो जाती है। 50% दोस्तों प्रोडक्शन नहीं होता है आपकी उड़द के दाल का। उड़द की दाल का मात्र टोटल दालों में 8% होता है। वैसे लेंटिल 14%, ओके, और उड़द 14% है, लेंटिल 6% है, और बाकी दालें 10% है। समझ गए मेरी बात। तो ये जो ग्रीन ग्राम होते हैं ना, ये वाले जो, ये दालें दोस्तों 44% प्रोडक्शन होता है इसका। तूर की जो दाल होती है उसका 16% प्रोडक्शन होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों आपका गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि खरीफ और रबी के प्रोडक्शन जो है वो वाइस वर्सा हुए हैं, वाइस वर्सा। तो ये देखिए अगर दूसरा वाला गलत हो गया ना तो आप देखो आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो कुल मिला के बचता क्या है, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। समझ गए मेरी बात। यहाँ पे देखिए दोस्तों खरीफ के अंदर भी ग्राफ ऊपर की तरफ गया है, रबी के अंदर भी ग्राफ ऊपर की तरफ गया है। तो यानी कि दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर है जो कि निकला था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। एक ऐसा क्रॉप दोस्तों जो कि सब ट्रॉपिकल है नेचर के अंदर, अगर बहुत ज्यादा कठोर अगर है ना पाला पड़ता है ना तो इस क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। या इसको कम से कम 210 पाले के बिना जो है दिन चाहिए होते हैं, 50 से 100 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल चाहिए होती है, और मॉइस्चर को रिटेन भी कर लेता है। तो ऐसा कौन सा क्रॉप है दोस्तों जो कि इस वाली कंडीशन को पूरा करता है? बताओ भाई कौन सी कंडीशन को। सोचो यार, सोचो, दिमाग लगाओ। 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल और पाला नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पे, ज्यादा सर्दी ज्यादा पाला जो है नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे वाला दोस्तों जो कल्टीवेशन होता है वो कॉपर के अंदर होता है, कॉटन के अंदर होता है, कपास के अंदर होता है गाइस। तो मुझे लगता है ये आपका इसका बिल्कुल सही आंसर है जो कि होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जब आप कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, देखो कॉटन हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, ये कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं, कुछ ऐसी फसलें होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे आज से 4000 साल पहले भी दोस्तों हम लोग कपास के एक्सपोर्ट किया करते थे, आज भी करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, रेवेन्यू का सोर्स होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है जो कि हम लोग कॉटन को करते हैं दोस्तों। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी दोस्तों हमारे यहाँ पे काफी बड़ी है। ठीक है गाइज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं खरीफ के अंदर इसको उगाया जाता है, टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 डिग्री चाहिए होता है। रेनफॉल देखिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश, और ब्लैक सॉइल है, डेकन सॉइल है, मालवा प्लेटू जो एरिया है ना जो कि सॉइल को रिटेन करके रखती है मॉइस्चर को, वो वाले दोस्तों इसके फेवरेबल कंडीशन होती है। अलुवियल सॉइल के अंदर भी दोस्तों इसको बढ़िया तरीके से उगाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि बन जाता है। अगला सवाल है सोलर वाटर पंप को लेकर। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइस, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार तुरंत शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सकें।
मैं देख रहा हूं कि कई सारे बच्चे यहाँ पे सही आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है गाइज। एक बार जल्दी से शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे। आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोर्स तक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ गाइज। ऐसा पेपर एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा देखने को यूट्यूब के ऊपर, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं आपको 15 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं सोलर वाटर पंप को लेकर। देखो सोलर पावर जो है ना, पंप जो यूज होते हैं वो रनिंग सरफेस पंप के तौर पे यूज होते हैं। ये सबमर्सिबल पंप नहीं होते, यानी कि पानी के अंदर नहीं होते। दूसरी स्टेटमेंट है सोलर पंप जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के तौर पे काम में आते हैं। ओके, और उनके अंदर पिस्टन नहीं होता है। क्या ऐसी बात है क्या? सोलर वाटर पंप को पानी के अंदर तो आप काम में ले सकते हो ना, कहाँ दिक्कत है? पानी के अंदर डुबो सकते हो ना, कोई दिक्कत आएगी क्या? मुझे लगता कोई दिक्कत आती है, गांव में तो काम में लेते ही है, देखा होगा आपने सोलर वाटर पंप को, कहाँ दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब दूसरे वाले की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों पिस्टन नहीं होता है, वो भी होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसका डी बिल्कुल आप यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। एक बच्चा बोल रहा है सर बीपीएससी का क्लास स्टार्ट करें। अनिरुद्ध पटेल, देखो अनिरुद्ध पटेल, आप बीपीएससी के लिए मेरी स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी पे 11 बजे, आप उस क्लास को ज्वाइन कर लो, बीपीएससी आपका निकल जाएगा। करंट अफेयर के लिए सुबह 8 बजे वाली ज्वाइन कर लो, वाईफाई स्टडी पे यूट्यूब पे होती है, आपका हो जाएगा काम, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी और क्लास की। ये देखिए कुसुम नाम से योजना लॉन्च करी गई थी गाइस, सोलर पंप लगाए गए थे, किसानों को दिए गए थे डीजल का खर्चा और पर्यावरण को बचाने के लिए। इसमें 30% तो केंद्र और राज्य सरकार 30% है जो कि सब्सिडी दे रही थी, 30% का लोन भी मिल रहा था। समझ रहे हो? 5 से 6 वर्षों में जो है आपके पूरे डीजल भुगतान, जो डीजल है ना उसका ऋण जो है वो बराबर हो जाएगा। 25 साल तक के लिए बोला था कि सोलर पंप आपका चलेगा, और इसका रख रखाव भी दोस्तों बड़ा आसान था। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, गवर्नमेंट की स्कीम थी कुसुम, वहां से एक क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बना है। कुसुम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें सोलर फोटोवोल्टेइक पंप जो है 900 वॉट के वो दिए जा रहे थे। ठीक है, इसमें देखो सरफेस सोलर पंप भी है और सबमर्सिबल सोलर पंप भी है, दिख रहा है आपको दोनों के दोनों। यानी कि आपका पहला स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपको बोला था, वन स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरे की बात करें गाइस, तो यहाँ पे देखिए पिस्टन वाले पंप भी इसके अंदर अवेलेबल है, स्क्रू पंप भी अवेलेबल है, रोटरी पंप भी अवेलेबल है, यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है। यानी कि आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ये देखिए डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए मेरी बात? तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपके कुसुम योजना से पूछा गया था। अगला सवाल, गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गन्ने की खेती के बारे में बात करी गई है। अब आप बताओ कितने लोगों ने गन्ने की खेती जो है वो करी है? अरे बताओ भाई, गन्ने की खेती वाले कितने लोग हैं? चलो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलते हैं कि, चलो, सीड का जो मटेरियल होता है ना, गन्ने का जो बीज होता है, उसके अंदर दोस्तों सेविंग करी जाती है बर्ड चिप सेटलिंग के माध्यम से, नर्सरी के अंदर उसको उगा के, और मेन फील्ड में उसको ट्रांसप्लांट है जो कि किया जाता है। समझ गए? तो आपकी जो बीज की सामग्री, जब बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। बात बिल्कुल सही है गाइस, ऐसा किया जाता है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जब सेट्स का सीधा रोपण किया जाता है, तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक से कई सारे कलिका से बेहतर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ज्यादा कलिका वाली ज्यादा बढ़िया होगी, कम कलिका वाली को थोड़ा टाइम लगेगा। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है, तो एक कलिका सेट्स का जीवित बचना
बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। यार ज्यादा सेट्स लगाओगे, ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो क्यों फिर ज्यादा बेहतर होगा एक कलिका का जीवित रहना। ये स्टेटमेंट भी गलत है। यार लॉजिक है, लॉजिक, पढ़ाई नहीं है, लॉजिक है इन क्वेश्चन के अंदर। गन्ने की खेती जो है उत्तक संवर्धन से तैयार करी गई सेटलिंग की जाती है, बिल्कुल सही बात है। टिश्यू कल्चर के द्वारा दोस्तों सेटलिंग इसकी करी जाती है। तो मुझे लगता है सी आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ठीक है गाइस, वन और फोर्थ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शुगर केन की अगर मैं बात करूं, गन्ने की खेती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो है ना, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर केन, अरे भाई ICAR नहीं क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ के अंदर, वहां से क्वेश्चन है जो कि लिया गया है। बर्ड चिप टेक्निक के बारे में बात करी गई है। ओके, ये देखिए 15 क्विंटल जो है बर्ड चिप की रिक्वायरमेंट होती है 1 हेक्टेयर में उगाने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से उगाया जाता है। पहले तो दोस्तों डब्बे में उगा के फिर इसको मेन फील्ड में इसको लगाया जाता है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे पहला और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूल कृषि माना जाता है? इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर किसको माना जाता है भाई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। आंसर बताओ क्या होगा? इको फ्रेंडली, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप अलग अलग जगह पे लगाओगे, अच्छी बात है, इको फ्रेंडली है, बिल्कुल सही है। ल्यूग्यूम इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, जो बड़ी बड़ी आते हैं ना, जो इंटेंसिफिकेशन, ल्यूग्यूम इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं, जब जो फली टाइप होती है क्या, उनको आप ज्यादा एरिया के अंदर लगाते हो, बिल्कुल सही बात है। टेंसियोमीटर यूज, इसके बारे में मेरे को जानकारी थोड़ी सी कम है। टेंसियोमीटर के बारे में, वर्टिकल फार्मिंग भी बहुत जरूरी होती है। तो तीन स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अब देखो 1, 2 और 4 में मैं कंफर्म हूं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डी आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऑटोमेटिकली डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 4 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए, क्रॉप रोटेशन करना अच्छी बात होती है, टेंसियोमीटर का यूज करना चाहिए, ये इक्विपमेंट होता है, इरिगेशन में काम में लिया जाता है राइस की क्रॉप में, इससे पानी बचता है दोस्तों। चलिए अच्छी बात है। वर्टिकल फार्मिंग करनी जरूरी है अर्बन और सेमी अर्बन एरिया के अंदर, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, और आपका बायो वेस्ट जो है वो मैनेज हो जाता है, और एक हेल्थी इन्वायरमेंट बनता है। तो ये देखिए दोस्तों, तीनों ही यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये देखिए ल्यूग्यूम जो होता है ना, इंटेंसिफिकेशन जो एक टेक्निक है जिससे आप लार्ज एरिया में प्रोटेक्शन कर सकते हो, मैंने तो आपको बता दिया इसके बारे में, बिल्कुल सही है। तो ये देखिए डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के बारे में कुल मिला के बात करी गई थी, वहां से उठाया गया है क्वेश्चन, उठाया गया है इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर से। समझ गए मेरी बात? अगला सवाल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पेयरिंग करनी है अपने को। परिवारजक, परित्यागी या भ्रमणकारी को बोलते हैं। श्रमण, उच्च पद प्राप्ति पुजारी को बोलते हैं। उपासक जो है वो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता है, उसको कहते हैं। बताइए भाई, श्रमण किसको कहते हैं? कौन बताएगा? आपने मोहनजोदाड़ो पिक्चर देखी है क्या? मोहनजोदाड़ो पिक्चर देखी होगी, तो उसके अंदर दोस्तों बताया गया था कि जो श्रमण होता है वो एक लेबर होता है। याद है क्या सबको? मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी है। याद है क्या? चलिए ठीक है गाइज। तो देखिए बी वाला आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो बड़े सिंपल तरीके से आंसर निकल गया, बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मुझे परिवारजक के बारे में नहीं पता था गाइस, रियलिटी बता रहा हूँ, लेकिन मुझे श्रमण के बारे में पता था, तो मेरा आंसर निकल गया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी परिवारजक के बारे में पता करने की। तो परिवारजक हो गया भ्रमणकारी, उपासक हो गया बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, परिवारजक होता है जो कि वॉन्डर करता है, इधर उधर घूमता है। श्रमण का मतलब है दोस्तों जो कि लेबर करता है, देखो। ठीक है guys? और उपासक की मतलब बात करूं तो ये होता है जो कि फॉलोवर होता है बुद्धिज्म का।
ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, श्रमण का मतलब ये भी होता है वैसे, जो शांति से साधु वाली जीवन जीता है ना, उसको भी बोलते हैं। लेकिन साधु वाला जीवन जीना और प्रीस्ट का मत, दोनों में काफी अंतर है। समझ गए मेरी बात? चलिए, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, जब वो हाथी वाला इंसिडेंट हुआ था ना केरला के अंदर, तब सुबह 8 बजे वाले करंट अफेयर में मैंने बोला था कि इन्वायरमेंट में से क्वेश्चन बन सकता है आपके हाथियों के ऊपर। वही क्वेश्चन है जो कि आपकी पेपर में पूछा गया है। समझ रहे हो, हाथियों के बारे में ही आपसे पेपर के अंदर है जो कि पूछा गया। यहाँ पे दोस्तों पहला स्टेटमेंट है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। पता है क्या आपको? अरे भाई क्या हो गया, कौशल चौधरी, एआईआर सिलेबस का एक वीडियो बना दो। क्या बोल रहे हो? एआईआर मतलब क्या है? कौन सा एग्जाम आ गया एआईआर? टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस का एक वीडियो डिस्कस कर दीजिए। चलो ठीक है आयुष्मान, सिलेबस डिस्कशन में कर लूंगा, चिंता मत करो। हाँ आयुष्मान, ये मैं बना दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है गाइस, एक बार वीडियो को शेयर कर दो अगर आपने शेयर नहीं किया तो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे। चलिए, बिल्कुल बात सही है। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। गर्भावृद्धि 22 महीने तक होती है। हाथी जो है वो 40 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा कर सकती है। 40 क्या, 50-60 साल तक भी कर सकती है। हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या केरल में है। गलत बात है गाइस, हर सर्वाधिक है कर्नाटका के अंदर। तो यानी कि थर्ड भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया, ये फोर्थ गलत, तो यानी कि ये आपने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, प्रवीण कसवान करके एक आईएफएस ऑफिसर है, उन्होंने दोस्तों प्रिडिक्शन भी करी थी यूपीएससी वाले दिन कि एलिफेंट से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, एलिफेंट से सवाल आ गया। ठीक है, ये मैंने भी आपको बताया था करंट अफेयर में सुबह 8 बजे वाली क्लास में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रोटेक्टेड एरिया कावेरी बेसिन के अंदर कौन कौन सा है? अगर आपने दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। अच्छा, कौशल चौधरी सर लिखना था क्या? ऑटो करेक्ट का कमाल है क्या? ओके ओके, समझ गया मैं। फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। चलिए जल्दी से बताइए। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी साउथ इंडिया में, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है। 3 और 4 तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। और ठीक है, नागरहोल की बात करें तो ये भी दोस्तों बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो कावेरी में गोदावरी कृष्णा कावेरी, समझ रहे हो, तो बिल्कुल नीचे वाला जो एरिया होगा ना, तमिलनाडु केरला वाला, वहां पे नेशनल पार्क वाले जो है आपकी काम आएंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कावेरी बेसिन है, ये नागरहोल भी है यहाँ पे, वायनाड भी है और सत्यामंगलम भी है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। समझ गए, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। पापीकोंडा जो है वो आंध्रा के अंदर है और वो गोदावरी बेसिन के अंदर है। ये है ना पापीकोंडा, ये आपके गोदावरी वाले एरिया में है, गोदावरी रिवर बेसिन के अंदर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिनेट मिनीवेट और व्हाइट थ्रोन्ड रेडसेंट आर, ये सब दोस्तों क्या है? इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में, रेफरेंस में आपको बताना है ये चीजें क्या है। ये सब क्या है गाइस? साइलोन, फ्रॉग माउथ क्या है, कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है, ये गाइस सारे के सारे बर्ड है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, साइलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट। मेरे को जो पता था वो साइलोन के बारे में पता था, इसके बारे में मुझे पता था, वैसे मैंने आंसर निकाल लिया। ठीक है, ऑनेस्टली बताओ तो बाकी के बारे में मुझे पता नहीं था। चलिए, which one of the following protected area is well known for the conservation of a subspecies of Indian swamp deer, Barasinga, that thrives well on hard ground in exclusively graminevorous? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बारासिंगा कहाँ पे पाया जाता है।
ज्यादातर, ओके, आपको मालूम है हार्ड ग्राउंड के ऊपर रहता है, ओके, और जो है ना घास फूस है जो कि खाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, बारहसिंगा के लिए कौन सा नेशनल पार्क है जो कि फेमस है? ये भी बता देता हूँ, एमपी के अंदर है। एमपी के अंदर तो यहाँ पे बहुत सारे दो है एमपी के अंदर तो। चलिए ठीक है, कान्हा जो है नेशनल पार्क दोस्तों ये बारहसिंगा के लिए बड़ा फेमस है। नियर एक्सटेंट हार्ड ग्राउंड स्वयं डियर सी का रिवाइवल इन कान्हा। ये देखिए 6 महीने पहले का क्वेश्चन है, मार्च 2020 के अंदर ही न्यूज आई थी डाउन टू अर्थ के अंदर, जिसमें बारहसिंगा के बारे में बताया था कि कान्हा नेशनल पार्क में वापस से इसका नंबर इंक्रीज हो गया है। वहां से ये क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बना है। समझ गए मेरी बात? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? स्टील स्लैग दोस्तों किस काम में आता है? ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्टील स्लैग के बारे में बताना है। बेस रोड के लिए काम में आता है। ओके, इंप्रूवमेंट करते हैं एग्रीकल्चर सॉइल का, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शन ऑफ सीमेंट, बिल्कुल सही है। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि होना चाहिए। स्टील स्लैग देखो गाइज, हमेशा ध्यान रखिए, आयरन की फॉर्म, स्टील की फॉर्म, ये सब हमेशा आपको पता होनी चाहिए। ओके, जो जो आपके मेन मेटल होते हैं ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, इन सब के बारे में, गोल्ड, कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए। इनके टाइप्स ऑफ, इनके टाइप के भी बारे में पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में सवाल बनता है। ठीक है गाइस, तो ये देखिए रोड कंस्ट्रक्शन में काम आता है, सीमेंट प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर में, बहुत सारी चीजों में इसको काम में लिया जाता है, इसलिए डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? मस्क डियर के बारे में बताना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मस्क डियर के बारे में बताना है आपको, कहां पे पाया जाता है? मस्क डियर, एक पहली बात ध्यान रखना, ऊपर वाला जो है ना अपना जो एरिया है, ये भी डाउन टू अर्थ का क्वेश्चन है। ये भी डाउन टू अर्थ का क्वेश्चन है। जो हमारे नॉर्दर्न एरिया है ना, नॉर्दर्न इंडिया, वहां पे आपको मृग डियर दोस्तों बहुत बार देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं उत्तराखंड वाला जो एरिया है, समझ रहे हो, उत्तराखंड वाला जो एरिया है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैली ऑफ फ्लावर, उस एरिया के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं मृग डियर, कस्तूरी मृग जिसको अपन कहते हैं, मतलब मस्क डियर जिनको अपन कहते हैं। तो गंगोत्री वाला तो बिल्कुल सही है। मानस कैंसिल हो गया, तो चौथा कैंसिल, चौथा कैंसिल, मानस में नहीं होगा। किशनपुर के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। सेकंड वाला मेरे को बिल्कुल पता है। और ठीक है, तो या तो आपका आंसर ए होगा या बी होगा। देख लेते हैं एक बार, फीडिंग सेंट ऑफ मस्क डियर, समझ रहे हो? तो देखो डाउन टू अर्थ के अंदर दोस्तों इसके बारे में आर्टिकल आया था, बताया गया था दोस्तों कि उत्तराखंड के फॉरेस्ट ऑफिशियल के पास में फंड नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेट एनिमल को प्रोटेक्शन है जो कि ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए एस्कॉट और गंगोत्री, ये आपका बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ये देखिए 1000 मस्क डियर है दोस्तों जो कि देखने को मिलते हैं गंगोत्री, बिहार नेशनल पार्क, केदारनाथ, वैली ऑफ फ्लावर, इस वाले एरिया के अंदर। गंगोत्री हो गया, एस्कॉट हो गया, नंदा देवी हो गया। ओके, तो उत्तराखंड से सवाल है जो कि बना है। अगला सवाल, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? बताइए, रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन सा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लिए, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए क्या काम में लेते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कॉपर स्लैग का नाम सुना है? कॉपर स्लैग काम में लेते हैं। कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं, बिल्कुल सही है। पोर्टलैंड सीमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो 5 वाले गलत हो गए। अब बचा ए और बी। कॉपर स्लैग मैंने आपको बता दिया है काम में लेते लेते हैं, तो यानी कि बी भी गलत और ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से एलिमिनेशन थ्योरम अपना लिया करो गाइस, जो आपको पता है ना उसमें से काट लो, आंसर निकल जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कॉपर स्लैग, गोल्ड मिक्स और जियो टेक्सटाइल है, तीनों को काम में लिया जाता है। देख रहे हो आप, जू टेक्सटाइल कॉपर फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को, है ना, यहाँ पे वेस्ट कॉपर स्लैग को काम में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कोल एश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मालूम होगी ये बात तो आपको, मालूम है ना। कोल ऐश के अंदर आर्सेनिक भी होता है, लेड होता है, मरकरी भी होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। कोल फायर पाउडर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। भाई यार, पावर प्लांट से नाइट्रोजन और सल्फर तो निकलेगा ही निकलेगा, क्या बड़ी बात है इसमें, बिल्कुल सही बात है। हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। अब की बार लेके पीना, एंथ्रेसाइट, ब्यूटामिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट आपको मालूम है गाइस, हाई कार्बन है जो कि पाया जाता है। अब की बार लेके पीना, ठीक है, एंथ्रेसाइट, ब्यूटामिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें एंथ्रेसाइट एंथ्रेसा और ब्यूटामिनस में काफी अच्छा कार्बन कंटेंट मिलता है, तो हाई एश कंटेंट मिलता है इसके अंदर जलाओगे तो तीनों स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल ऐश के अंदर क्रोमियम, निकेल, जिंक, आर्सेनिक, मरकरी, लेड ये सब पाया जाता है। पीआईबी से के अंदर भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। पावर प्लांट जो है नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बिल्कुल सही है। कोल के अंदर दोस्तों हाई एश कंटेंट देखने को मिलता है। तो तीनों स्टेटमेंट दोस्तों आपके यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला सवाल आज का लास्ट, बायोचार के बारे में बताना है। बायोचार को यूज किया जाता है ग्रोइंग मीडियम है वर्टिकल फार्मिंग के अंदर। बायोचार का फार्मिंग में यूज को लेकर आपको बताना है। बायोचार जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रमोट करता है। ओके, पानी को ज्यादा टाइम तक दोस्तों ये रिटेन रखने के अंदर मदद करता है। तो ये तीन स्टेटमेंट है जो कि आपको बताने हैं। ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे कि वर्टिकल फार्मिंग में जो है ना, पेड़ पौधे इंडोर लगाए जाते हैं, मालूम है ना। वर्टिकल फार्मिंग के अंदर जो क्रॉप्स होते हैं वो आर्टिफिशियल लाइट के द्वारा इंडोर एरिया के अंदर खेती है जो कि करी जाती है। समझ गए मेरी बात। छोटे एरिया में हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करें इसलिए वर्टिकल फार्मिंग है जो कि करी जाती है। और बायोचार क्या होता है, एक तरीका होता है दोस्तों जिसके अंदर आप क्या करते हो, फिल्ट्रेशन करते हो वर्टिकल फार्मिंग के अंदर, और आप सारे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हो। तो यहाँ पे देखिए बायोचार जो है वर्टिकल फार्मिंग में काम आता है, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को बढ़ावा देता है, पानी को बचाता है, यानी कि डी आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी आईसीआर के है ना, आईसीआर हैदराबाद में, उसके वहां से डॉक्यूमेंट लिया गया है, वहां से क्वेश्चन बनाया गया है। बायोचार दोस्तों प्रोड्यूस किया जाता है हीट करने के ऊपर बायोमास को पार्शियल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, प्रोलिसिस जो है उसके द्वारा बायोचार को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बता चुका हूं। और ये देखिए एक्वाफोनिक, ये बायोचार एक मेथड होता है जिसमें फिल्ट्रेशन मीडियम लगाते हैं। ओके, और जिससे क्या होता है कि पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, समझ गए मेरी बात, और ज्यादा एरिया भी घेरा नहीं पड़ता है। तो आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन जो कि मैंने आपको आज के 15 क्वेश्चन करवाए हैं। तो कुल मिला के प्रीलिम्स के दोस्तों आपके 1 से लेकर 30 क्वेश्चन जो है वो डिटेल के अंदर मैंने डिस्कस कर लिए हैं। कल मैं आपसे 31 से लेकर 45 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस है जो कि करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरीके से करंट अफेयर या यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ओके, और प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको क्या करना है, रेफरल कोड लगाना पड़ेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भुनेश 10, या फिर BHU NESH भुनेश 10, या फिर BHU 10 आप लगा लीजिए। प्लस के अंदर अन अकेडमी के ऊपर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, ऑप्शन के लिए, साथ में टेस्ट सीरीज कंप्लीट प्रिपरेशन है जो कि आप कर सकते हैं अपने 2021 के लिए। तो ज्वाइन करना ना भूलिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वापस मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों को पता लग सके कैसा पेपर आता है, सबको हेल्प हो। सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से पेपर बनाया जा रहा है, वो भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन है जो कि कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।